जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, मेरे आकलन के हिसाब से दोनों पार्टियों में से किसी को भी 100 सीटें क्रॉस करने का अवसर मतदाताओं ने नहीं दिया है। इस बार वसुंधरा राजे बहुत नेपथ्य में रही, लास्ट मोमेंट में उसको आगे किया गया और वो भी उतनी कमान नहीं दी गई जो फुल प्लेस कह सकते हैं। इसका भी कई खामियाजा बीजेपी को शायद भुगतना पड़े। निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। खेवसर हनुमान बेनीवाल वहाँ कोई, मुझे नहीं लगा कि किसी तरह का कोई हनुमान बेनीवाल को बड़ी चुनौती जैसी बात नहीं है। यदि डायरेक्ट फाइट होती तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल को कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ता। राम राम जी, नमस्कार साथियों। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के राजनीतिक विश्लेषण और संभावित परिणामों को लेकर हमारे बीच में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के शानदार विश्लेषक आदरणीय श्री जस्साराम जी चौधरी साहब हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषकों में, सट्टा बाजार में, समीकरणों में, अलग अलग सर्वे में कई तरह की बातें आ रही। हर कैंडिडेट कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, कोई पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। आखिर सभी जीत रहे हैं तो फिर कौन हार रहा है? या फिर आप जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को नज़दीक से समझते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है मोटा मोटी तौर पर? सर्वप्रथम तो लोकतंत्र के इस 5 वर्षीय मतदान महोत्सव में रिकॉर्ड मतदान करने के लिए राजस्थान के मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली में मतदान की प्रक्रिया में अधिकाधिक संख्या में हर बार पार्टिसिपेट करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करते रहें। एक सर, अभी मतदान का रिकॉर्ड जो 1952 में मात्र 35% था, वो 75% से अधिक पहुंच गया, तो शायद सबसे सर्वाधिक था ये अब तक का। हाँ, राजस्थान असेंबली के लिए सर्वाधिक हम नहीं कह सकते क्योंकि 2013 में 76.8 था, अब 75.5 है। तो ये थोड़ा सा इसमें लेकिन फिर भी खूब रिकॉर्ड मतदान लेकिन हुआ। हाँ, रिकॉर्ड सेकंड टाइम रिकॉर्ड पोलिंग हुई है जी। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है। एक तरफ सरकार की, कांग्रेस की गारंटियां हैं, लोक कल्याणकारी कार्य, दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ मुद्दे और सरकार को घेरने के प्रयास है। कौन बाजी मारने वाला है? अब जो राजनीतिक स्पेकुलेशंस होते हैं, देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो मैं कभी सट्टे के बारे में जानकारी रखता जी, क्योंकि मैं इस परसेप्शन के ही खिलाफ हूँ। सट्टा ठीक है, कुछ लोगों का सगल हो सकता है और उसकी बातें जिस तरह से कोई आम आदमी भी यदि किसी तरह का अपनी संभावना बताएगा, अपने कैलकुलेशन बताएगा, अपने जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके आधार पर वो कोई धारणा बनाता है, तो उसमें से कुछ सही होती है, कुछ सही के नज़दीक होती है, कुछ सही से बहुत दूर होती है जी। इसी तरह से चाहे सर्वे एजेंसीज हो, चाहे सट्टा मार्केट हो, सब तुक्के लगाते हैं जी। अब कभी कभार तुक्का सही बैठ जाता है, सही। बाकी हमेशा तुक्के से कोई चीज़ तय नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये जो एक इस राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सबसे जो ज़्यादा चर्चित टैगलाइन रही है जी, वो रही है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। बिल्कुल। तो चूंकि मैं हमेशा सकारात्मक बातों पर ध्यान देता हूँ जी, और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने से विकास होगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा जी। और हमारा प्रदेश चूँकि एक विकासशील प्रदेश है, हमारे प्रदेश में अच्छी योजनाओं को लागू करने की सकारात्मक विचारधारा वाली सरकार की ही आवश्यकता है जी। तो मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लोक कल्याण के लिए जितनी अच्छी योजनाएं जी वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है जी, इसने गत 5 सालों में लागू की, वो बिल्कुल एक तरह से अनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है।
राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की। राजस्थान सरकार ने यहाँ तक कि लंपी में जो बेशकीमती गायें मर जाती थी जी उनके लिए कोई ऐसा किसानों को मुआवजे का प्रावधान नहीं था। जी 2 गायों तक की सीमा के लिए 80,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया। इसी तरह से जो गैस सिलेंडर 2013-14 में 400 रुपये तक मिलता था, 450 का मिलता था, वो गांव में 1150 तक पहुंच गया। उसको 500 रुपये तक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई जी। और जो बीपीएल और दूसरे जो गरीब परिवार थे उनको निःशुल्क अनाज के साथ साथ जिस तरह के फूड पैकेट्स की सुविधा दी गई। महिलाओं के लिए जो आज की तारीख में ये जो मोबाइल फ़ोन है जी वो एक आवश्यकता बन गया है, तो वो उसकी सुविधाएं दी गई। हम सब जानते हैं कि आज के समाज में जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल के लिए यदि उनके सोर्स ऑफ इनकम हो तो निश्चित रूप से उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकती है जी। जो 1000 रुपये की पेंशन की योजना लागू की है जी, ये निश्चित रूप से उनके लिए बहुत उपयोगी है। वो अपने खाने पीने के लिए, अपनी सुविधा के लिए ये सारी चीज़ों की कर सकते हैं। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत चाहे वो निजी अस्पताल हों चाहे सरकारी अस्पताल हों, एक कर्मचारियों के लिए ओपीएस भी बड़ी सौगात। कर्मचारियों के लिए जो राजस्थान में वैसे तो स्वीकृत पद संख्या तो 10 लाख के आसपास है जी, लेकिन जो इफेक्टिव वर्कफोर्स है वो भी 8 लाख के आसपास है। तो उन लोगों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई है, और ये पेंशन कोई किसी तरह का कोई दया और ऐसी चीज़ नहीं है जो कि चलो हम आपको दे रहे हैं, ये अनुकंपा नहीं है जी। ये कर्मचारी का अधिकार है। कर्मचारी ने 21 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र तक जो उसका अर्निंग पीरियड होता है वो एक लोक सेवक के तौर पे दिया है। बेशक उसके लिए उसको वेतन मिलता है जी लेकिन वेतन तो जब तक वो सेवा में है तभी तक मिलेगा जी। उसके बाद यदि उसको पेंशन रेगुलर मिलती है तो उसका आफ्टर रिटायरमेंट जीविकोपार्जन का एक जरिया बना रहता है जी। और यदि लमसम उसको अमाउंट मिल गया, वो भले अधिक भी मिल गया, तो वो एक साथ खर्च हो जाता है, उसके पास रह नहीं पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बहुत ही नियोजित तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कुल मिला के सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रहेगी। कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान सरकार ने चलाई है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो पब्लिक की तरफ से, क्योंकि मैं भी इस दौरान कई जगह गया हूँ जी, चुनावों के दौरान 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं होके आया जी। तो लोगों से जो बातचीत की उसमें इसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लोगों का मेरे को देखने को सुनने को मिला है जी। तो ये चीज़ रही है। कुछ लोग जो इसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये रेवड़ी कल्चर कहने वाले लोग वो हैं जो अमीरों द्वारा लाखों करोड़ों रुपए बिना डकार लिए गटक जाते हैं और जिसके लिए सरकार आंखें मूंद के रहती है, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे जी। और गरीब आदमी को यदि सरकार कोई सहूलियत देती है तो उसको रेवड़ी कह करके कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, प्रदेश कर्जे में डूब जाएगा, ये उनकी दुर्भावना है जी। गरीब व्यक्ति का कल्याण करना हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जी। 4th चैप्टर में वो उसमें दिया हुआ है। तो सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में दी हुई है। तो ये जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार करती है, चाहे केंद्र सरकार 5 किलो अनाज दे रही है जी, तो हम ये तो कह सकते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग अभी भी किस स्थिति में है कि उनको मुफ्त का अनाज भरपेट खाने के लिए लेना पड़ रहा है जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो रेवड़ी बांट रही है।
बिल्कुल। रेवड़ी नहीं बांट रही है, वो तो सर आवश्यकता है सरकार उन के लोगों लोक कल्याणकारी चीज़ें या फिर सरकार के ऊपर कई तरह के जो कुछ भ्रष्टाचार के, कुछ पेपर लीक के, कुछ और दूसरे मुद्दे, अपराध का ग्राफ जो बढ़ा, उसको लेकर बीजेपी हावी हुई है, तो क्या वो भी सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, जो पेपर लीक वाले मामले हैं, निश्चित रूप से ये हमारे नौजवानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही त्रासदी वाली दुखदाई बातें हैं। लेकिन ये भी तथ्य है कि पेपर लीक होना कोई राजस्थान में ही हो रहा हो ऐसा नहीं है जी। ये मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, और उस व्यापम घोटाले का लेवल कितना अधिक था, ये तो जो मीडिया में थोड़ा जानकारी रखते हैं उन सबको मालूम है जी। और उसमें जितने गवाह थे उसमें से 40 से अधिक गवाह की तो संदेहास्पद मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं जो चयन एजेंसीज है उनके साथ बाकी जगह भी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो जी। ये सब जगह होती रही है। हाँ, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। और उसके लिए हमारे सरकार लिए बिल भी लेकर आई। एक सेटिस्फेक्शन की कारण ये है कि राजस्थान सरकार ने इसमें एक बहुत ही सख्त कानून बनाया है जी। जिसके आधार पर इस तरह के अवैध गतिविधि में, अपराध में शामिल लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा। जी। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार वाली बात है, भ्रष्टाचार तो अब क्या कहेंगे, एक तरह से सिस्टम में शिष्टाचार बन गया है जी। और ये किसी एक पर्टिकुलर देश में या किसी पर्टिकुलर विभाग में या किसी पर्टिकुलर प्रदेश की बात नहीं है, ये तो व्यापक स्तर पर है। जी। तो हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो पकड़ा जाए चोर है और जो पकड़ में नहीं आए वो साहूकार है। जी। तो ये तो बेमानी बातें हो जाती है आज की तारीख में। सर आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार पर हावी नहीं हो पाई, बल्कि अंदरूनी बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के आगे हम बहुत बातें जनता तक नहीं उतार पा रहे? देखिए, वो हमेशा होता ये है कि जो शासक दल होता है जी। शासक दल के अवधि में, शासनकाल के अवधि में जो कुछ घटनाएं होती है उसको जो विपक्षी दल है वो हथियार बनाते हैं जी। और वो मुद्दे बना करके और इलेक्शन में उनको पुरजोर तरीके से उठाते हैं जी। जिससे लोगों को वो वर्तमान जो भी सरकार है उसके खिलाफ उनकी मानसिकता विकसित करने में कामयाबी उनको मिल सके। और जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो यही होती है जी। कि उस वक्त रूलिंग पार्टी है उसके कार्यकाल में जो कुछ भी इस तरह की गलतियां हो जाती है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा भुनाए जी। लेकिन वर्तमान विधानसभा चुनाव में जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, वो इतना कुछ धारदार हथियार किसी भी मुद्दे को बना सकी जी। और वो इसलिए नहीं बना सकी कि चूंकि राजस्थान में चुनाव प्रमुख विपक्षी दल किसी स्थानीय प्रदेश स्तर के नेतृत्व के अधीन नहीं लड़ रही। ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय नेतृत्व के अधीन लड़ रही है और केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध अंगुली उठाने के लिए दर्जनों प्रकरण है जी। वो नोटबंदी, जीएसटी और किसान आंदोलन और पहलवान बेटियों के साथ, और वो अडानी अंबानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट और 25 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का ऋण माफ़ी। ये बैंकों की ऋण माफ़ी कहाँ से आती है? आम आदमी का ही तो पैसा है जी। टैक्स पेयर का ही तो पैसा है जी। और एक हमारे लिए बड़ी त्रासदी है। और आम आदमी तो क्या समझे, बहुत शिक्षित लोग भी
इस चीज़ की बड़ी गलतफहमी रखते हैं कि टैक्स तो हम देते हैं, आम आदमी तो टैक्स देता नहीं है जी। टैक्स तो जो इनकम टैक्स दे रहा है या जो जीएसटी दे रहा है टैक्स तो वो दे रहा है। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। जो बिल भर रहा है वो भी टैक्स दे ही रहा है, सभी दे रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको कोई भुगतान सरकार से या किसी भी कंपनी से नहीं मिल रहा, जो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो भी टैक्स पेयर है। बिल्कुल, किसी न किसी चीज़ का, किसी कंपनी का मालिक है, वो कोई भी उत्पाद बनाता है तो उसके जो भी एक्साइज खरीदार तो ड्यूटी है या उसके ऊपर जीएसटी लागू होता है या इनकम टैक्स लागू होता है, जो भी उसके ऊपर लायबिलिटीज है, वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में वो सारी चीज़ें शामिल करता है। तो आम आदमी तो उसका भुगतान कर इसी रहा है। तरह से व्यापारी है, जो चाहे वो थोक विक्रेता है, चाहे वो रिटेलर है, खुदरा विक्रेता है, वो तो जो भी माल बेचेगा वो या तो टैक्स पेड लाएगा या वो उसमें टैक्स का पैसा शामिल करके ग्राहक से लेगा जी। तो असल टैक्स पेयर केवल और केवल उपभोक्ता है। वो उपभोक्ता टाटा अंबानी भी है, तो वो उपभोक्ता एक रिक्शा पुलर भी है, वो उपभोक्ता एक कम ठेका मजदूर भी है, जो करनी और फावड़ा और जो पराती चलाता है वो भी टैक्स पेयर है। इसलिए टैक्स पेयर वो हैं। मैं तो कहता हूँ मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, भले ही मैं सालाना 3-4 लाख रुपए मेरी इनकम टैक्स में जाता है, पेंशन और मेरी जो भी कोई बैंक ब्याज से जो इनकम हो रही है उससे जी, लेकिन मेरी तो पेंशन में टैक्स लायबिलिटी हमारे पे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। तो सरकार जो देती है उसी में से तो हम दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये एक बहुत गलत अवधारणा है कि हम टैक्स से सरकार का खजाना भरते हैं और सरकारें रेवड़ी बांट करके ये इस तरह से आम आदमी टैक्स पेयर, आम आदमी प्रत्येक उपभोक्ता टैक्स पेयर है। और उस उपभोक्ता में टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर के और रिक्शा पुलर और वो कमठे पर काम करने वाला और वो खेत में पसीने से अपने फसलों को वोट बैंक आम आदमी का पेट भरने वाला किसान भी शामिल है। इसका वोट बैंक किधर डाइवर्ट मानते हैं संभावित रूप से? ये तो बाकी तो 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन क्या संभावनाएं मानते हैं कि कांग्रेस अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बल पर वोट बैंक को साध पाएगी? देखिए, ये जो पॉपुलर टैगलाइन बनी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये क्यों बनी? इसके पीछे धारणा तो यही रही है ना कि अब की बार जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बड़े पॉजिटिव वाइब्स, मतलब उसके सकारात्मक लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं कि सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है हमारे लिए जी, ये रिएक्शंस आ रहे हैं। इसी वजह से तो ये टैगलाइन बनी है जी। तो ये तो आप मान के चलो कि ये चुनाव पहले जिस तरह के चुनाव होते थे वैसे नहीं है कि एक बार ये एक बार वो, ये बहुत ही नेक टू नेक कंटेस्ट वाले हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, मेरे आकलन के हिसाब से दोनों पार्टियों में से किसी को भी 100 सीटें क्रॉस करने का अवसर मतदाताओं ने नहीं दिया है। तो जो भी सरकार बनेगी उसको दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही बनाना पड़ेगा। फ्रिंज पे जो बैठे प्लेयर्स हैं अदर्स, उसमें दूसरी लोकल पार्टीज भी हैं, निर्दलीय भी हैं, उनका सहयोग लेना पड़ेगा और उनके सहयोग से ही कोई भी पार्टी जो है। अब सर हॉट सीटों की बात करें, जैसे बड़े चेहरे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ या विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तो इन सारे चर्चित चेहरों में से किसकी सीटें आप सुरक्षित मानते हैं? देखिए, डोटासरा जी से शुरू करें। जहाँ तक अशोक जी, गहलोत और वसुंधरा जी का सवाल है तो सेफ जोन में है, वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है। उसके बारे में तो किसी को भी कोई आशंका रखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि एक तरफ उसके बाद जो आप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा या नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ या स्पीकर सीपी जोशी साहब,
आदि उपनेता प्रतिपक्ष सतीश उपनेता पूनिया। प्रतिपक्ष सतीश जी पूनिया, इन लोगों का जहाँ तक सवाल है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दौरान मैं पीसीसी चीफ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गया हूँ, मैं बाड़मेर हरीश चौधरी के बायतू कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गया हूँ, और मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है लाड़नो, और जो मेरा कर्म भूमि है डिडवाना, वहाँ भी मैं गया हूँ। यहाँ पड़ोस में जो फुलेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ भी मैं गया हूँ। तो इन सब जगह बड़ा टफ कंपटीशन है जी। किसी के लिए कोई इजी वॉक नहीं है। वो चाहे तारानगर, वहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौड़ और नरेंद्र बुढ़ानिया का बहुत अच्छा कंपटीशन है जी। सिमिलरली लक्ष्मणगढ़ सीकर में हालांकि पीसीसी चीफ डोटासरा जी का काफ़ी एज है उनका जी, लेकिन इजी वॉक उनके लिए भी नहीं रहा। सुभाष जी मैरिया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चुनाव लड़ा है उन्होंने। सिमिलरली बायतू के बारे में मैं केवल नामांकन के दिन गया था जी। तो उस वक्त तो कुछ अलग ही दृश्य था, लेकिन लेटर ऑन कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें काफ़ी टफ कंपटीशन बना है। विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में जो कुछ हमें जानकारी मीडिया से या पर्सनल बातचीत से लोगों से ज्ञात हुई है तो उसके मुताबिक वहाँ पर भी क्लोज कंटेस्ट है जी। सतीश जी पूनिया ने निश्चित रूप से पहले से ही ये इस चीज़ का एहसास करके कि मुझे मेरी सीट बचानी है, तो उन्होंने शुरू से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा ध्यान दिया है, लेकिन उनके लिए भी इजी वॉक नहीं है, टफ कंपटीशन है। ये आमेर में भी ये स्थिति है जी। और खेवसर हनुमान बेनीवाल, वहाँ कोई मुझे नहीं लगा कि किसी तरह का कोई हनुमान बेनीवाल को बड़ी चुनौती जैसी बात नहीं है। अच्छा, उसको उनको घेरने का तो बहुत प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, कई लोग उसकी पार्टी से टूट के बीजेपी में शामिल हुए, उनको फिर प्रत्याशी भी बनाया गया। देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं मुकद्दर के सिकंदर। हाँ। तो यदि डायरेक्ट फाइट होती तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल को कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ता, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट फाइट नहीं हो सकी जी। और कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट्स तो आए ही आए जी, साथ में ही एक निर्दलीय बीएसपी से जो है प्रत्याशी दुर्ग सिंह चौहान, हाँ, वो किसी पार्टी से है, बसपा से, तो उनके भी मैदान में आ जाने की वजह से हनुमान बेनीवाल के लिए थोड़ा राह आसान हो गई। जी। तो उन पर इसके बाद में अब अपन बात करें कि जहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि 150 प्लस सीट आएगी तभी मैं विधानसभा आऊँगा, तो ये अहंकार की भाषा शायद मुझे लगता है नेस्तनाबूद होती हुई लग रही है। तो अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये बात उन्होंने कही या नहीं कही। नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड है। तो आप कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड है तो बिल्कुल है, तभी आप कह रहे हो। मैं अपनी बात, और विधानसभा के सामने कहा उन्होंने, यदि वो अपनी बात पर रहते हैं तो शायद उनको विधानसभा में एंट्री शायद ही मिले, ये मैं कह सकता हूँ। 150 वाली जो सीट है वो अकेली भाजपा को तो आएगी नहीं जी, बाकी तो 199 सीटें आएगी विधानसभा में। सही है। लेकिन अकेले विपक्षी दल जो है, मुख्य विपक्षी आज की तारीख में भाजपा 150 सीट किसी भी सूरत में नहीं आने की है। बिल्कुल सर। चोरू छोड़ के राजेंद्र राठौड़ तारानगर गए हैं, तो वहाँ का फीडबैक या वहाँ जिस तरीके से आपने लिया होगा, क्या मानते हैं? क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुढ़ानिया, वो दोनों ही अपने अपने तरीके से 25-25 हज़ार की लीड बन के चल रहे हैं।
देखिए, सारे प्रत्याशी अपने अपने गणित लगाते हैं जी। और उनका अपना नेटवर्क होता है, तो उनको पूरा हक है कि अपने हिसाब से अपना क्या कैलकुलेशन नेताजी को सब खुश करने के लिए तो कार्यकर्ता नहीं करे? डेफिनेटली करते हैं। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे जो नेता है उनके नज़रों में मेरा लेवल थोड़ा सा दूसरों के बनिस्बत हाँ ठीक रहे, जी तो हमेशा वो एक गुड्डी गुड्डी पिक्चर देता है। जी। लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर भी जो होशियार नेता होते हैं वो रियलिस्टिक पिक्चर भी रखते हैं। तो ये जो 25-25 हज़ार की जीत, मार्जिन से जीत की बात करते हैं, जो हॉटली कंटेस्टेड सीट्स हैं जी, वो चाहे तारानगर हो, चाहे वो लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे आमेर हो, चाहे बायतू हो, चाहे आपका नाथद्वारा हो जी, किसी के लिए भी 25,000 की मार्जिन वाली जीत इस बार मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं जी, बिल्कुल। क्योंकि एक बात मान के चलिए, बीजेपी में कई सारे सीएम के चेहरे नहीं केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मतदाता जो है वो मतदान के संबंध में बड़ा परिपक्व हो गया है और उसका रोबस्ट कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके सामने जब जब भी चुनौतियां आई है उसने अपने मैच्योरिटी का परिचय दिया है। बिल्कुल। किस वक्त किस तरह की सरकार की हमें आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, प्रदेश को आवश्यकता है, वो उसने मैंडेट दिया है। निर्णय मतदान के द्वारा वो निर्णय उसने दिया है। तो हमें आम मतदाता की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए, उस पर किसी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब सर, बीजेपी में बहुत सारे सीएम के दावेदार हैं। कांग्रेस में हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट सीएम के दावेदारों को लेकर नहीं है, उन्होंने आला कमान पर छोड़ रखा है। तो क्या बहुत से लोगों के सपने केवल सपनों के सीएम रहेंगे? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका मैं तो क्या ही जवाब दूं, बल्कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में यदि जो दो प्रमुख दल हैं कांग्रेस और भाजपा, उनके भी किसी नेशनल लीडर से भी आप पूछोगे तो उनको भी नहीं मालूम है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो चूंकि किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो किसी भी पार्टी ने घोषित किया नहीं है जी, किसी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया जी। तो अब लेकिन इस चुनाव में दो चेहरे बड़े हैं, गहलोत वर्सेस मोदी के बीच चुनाव हुआ। हाँ, ये बात सही है कि चूंकि भाजपा ने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया और कांग्रेस ने ये क्लियर कर दिया कि ये चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन लीडरशिप स्पष्ट कर दिया कि अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सर, इस बार वसुंधरा राजे बहुत नेपथ्य में रही, लास्ट मोमेंट में उसको आगे किया गया और वो भी उतनी कमान नहीं दी गई जो फुल प्लेस कह सकते हैं। इसका भी कई खामियाजा बीजेपी को शायद भुगतना पड़े। निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वसुंधरा जी प्रचार करने तो गई, उसके बाद कई सीटों पर देखिए, प्रचार करने के एक तो केवल दिखावे के लिए प्रचार किया जाता है और एक दिल लगा करके प्रचार किया जाता है। जब आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सर्वस्व जो है उसमें लगाते हो जी, दिलो जान से आप उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हो। ऐसा दिखा नहीं। लेकिन वसुंधरा राजे जैसे लेवल की, जिस स्टेचर की वो जन नेता है और जितने उनकी पॉपुलर बेस है, उनका हमने वीडियोस में देखा है किस तरह से स्टेज पे उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो उनकी पार्टी ने नहीं दी है। तो निश्चित रूप से उनके दिलो दिमाग में ये मलाल तो रहा ही है
बिल्कुल। और यदि आदमी कोई जब दिल और दिमाग से दुरुस्त नहीं रहता तो वो फिर परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस भी उस तरह की कर नहीं सकता। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि भाजपा ने ये बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल। अच्छा, कई सांसदों को टिकट दिए, बाद में तो सांसदों ने खुद ने आगे से मना करने लगे कि साहब हमें मत दो। तो कई सांसद विधायक में आगे फंस तो नहीं गए बहुत सारे? देखिए, ये डबल एज्ड दुधारी तलवार, मैं समझता हूँ भाजपा ने दुधारी तलवार चलाई है जी। दुधारी इस तरह से कि सांसदों को टिकट देके अपने क्षेत्र में भेज दिए कि भाई आप अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक विधानसभा सेगमेंट से चुनाव लड़ो, खुद भी जीत के आओ और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य जो सेगमेंट्स है, असेंबली सेगमेंट्स है, उनमें पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ। तो एक जिम्मेदारी उनको दे दी गई। वो जीत के आते हैं, विधायक बन जाएंगे। लोकसभा टिकट का उम्मीदवार किसी और को, अन्य को ओबलाइज करने के लिए उनके पास ऑप्शन, बहुत इजी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वैसे भी केंद्रीय नेतृत्व तो चेंज कर सकता है, हाँ। लेकिन एक इजी ऑप्शन रहेगा कि भाई हम किसी भी विधायक से विधायक की सीट खाली करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो नेचुरली किसी दूसरे को लोकसभा उम्मीदवार बनाने का चांस वो आसानी से दे सकते हैं। दूसरा, इसके पीछे एक ये भी सोच हो सकती है कि यदि लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेजा है और वो ये चुनाव ही नहीं जीत पाता, तो उसकी टिकट तो इसी आधार पे काटना आसान हो जाएगा कि भाई जब आप एक सेगमेंट में ही जीत के नहीं आ सके तो लोकसभा का चुनाव कैसे जीत के आओगे। सही है। तो ये इनको बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंसाया हुआ है। लेकिन उससे विधायक के दावेदार जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पर तो पानी फिर गया। भाई दोनों ही बातें हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, दुधारी तलवार है। सपनों पे पानी इनके भी तो फिरा है कि किसी एक लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजते तो शायद कुछ ये भी इन्फ्लुएंस निकालते, लोग ये सोचते कि इनको शायद मुख्यमंत्री बनाने के पर्पज से भेजा होगा। 7 भेज दिए एक साथ ही। तो जब आधे दर्जन भेज रहे हैं तो सभी अपने अपने को दूल्हा मान के चल रहे होंगे, तो वो भी श्योरिटी तो किसी के लिए रही नहीं ना। बिल्कुल। तो कुल मिला के ओवरऑल अब 3 दिसंबर को वैसे नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अभी सर्वे ये चलते रहेंगे। तो पब्लिक साइलेंट इंटेलिजेंट है, सबको देख रही है। नहीं, पब्लिक ने अपना काम कर दिया, पब्लिक ने अपना काम कर दिया। और अब तो आप और हम जैसे लोग बैठ करके विश्लेषण करते हैं। ये सचिन पायलट की टोंक वाले सीट को क्या मानते हैं? सचिन पायलट आसानी से जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे। वो तो बहुत टफ कंपटीशन बता रहे हैं। देखिए, बताने को तो कोई कुछ भी बताए, बताने को तो अभी आपने कहा कि वो 25-25 हज़ार से अपने जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन क्या आप मानते हो कि 25,000 से उनकी जीत हो सकेगी? मार्जिन जीत का थोड़ा ही रहेगा। ठीक है ना। तो कहने को कुछ भी कहें, सचिन पायलट आसानी से जीतेंगे। इस बार सबसे बड़ा सेक्रीफाइस राजनीति में किसी ने किया तो हेमाराम चौधरी है, जो पहला राजनेता मैंने देखा जिसने आगे से कहा कि मुझे टिकट नहीं, नए लोगों को अवसर दीजिए। क्या ऐसा राजनीति में सभी नेताओं को जो एजेड हो गए हैं उनको ऐसा आगे आकर पहल करनी चाहिए? देखिए, यदि हेमाराम जी चौधरी साहब जैसे नेता राजनीति में रहें तो वो प्रदेश और देश का सौभाग्य हो। दुर्भाग्य हमारा ये है कि वर्तमान राजनीति में इस तरह का विकार आ गया कि जो एक विचारशील व्यक्ति है और जो आम आदमी के कल्याण की, प्रजातांत्रिक परंपराओं के बारे में, संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जो सोचता है और उसके अनुरूप ही चलने का मानस रखता है, सोच रखता है, उनके लिए वर्तमान समय की राजनीति जो है वो बहुत कठिन हो गई है। मुझे अच्छे से जानकारी है कि हेमाराम जी साहब ने पिछले 2 चुनाव भी बहुत मान मनवार करने के बाद में लड़े थे। और लेकिन अब वहाँ भी नए आदमी को टिकट नहीं देकर वही पुराने कर्नल सोनाराम को दे दिया।
चूँकि हेमाराम जी की मौजूदगी में दूसरे कोई किसी ने दावेदारी अपने पेश करने के लिए सोचा ही नहीं कि भाई हेमाराम जी के सामने, चूँकि उनका इतना बड़ा एक कद है, उनका व्यक्तित्व लेकिन इतना उनकी बेटी अच्छा पर भी है। विचार करने की बात चली थी, सुनीता चौधरी पर। सुनीता जी के बारे में जितना मुझे जानकारी है वो प्रैक्टिस करती है, इंटरेस्ट नहीं लिया उसने। और उनके हस्बैंड जो है वो बिजनेस करते हैं अहमदाबाद गुजरात में। तो वो पब्लिक लाइफ में कितने रही है ये इस बात से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन हेमाराम जी साहब, हालांकि उनके बेटी और दामाद ने हेमाराम जी के बेटे की यादगार में एक बहुत शानदार छात्रावास बाड़मेर में बना करके लोगों को समर्पित किया है, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन पब्लिक लाइफ में वो कितने हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है हेमाराम जी ने अपनी जगह कर्नल सोनाराम, जो कोई टाइम में कांग्रेस में होते थे, फिर पिछले 10 साल से वो भाजपा में थे, उनको वापस कांग्रेस में घर वापसी करके और वहाँ उम्मीदवार बनाने के पीछे मुख्य जो भूमिका रही है वो हेमाराम जी की ही रही है। तो हेमाराम जी ने अपना दायित्व निभाया है, और मैं समझता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि देश में संविधान और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हेमाराम जी जैसे ही जनप्रतिनिधि होने बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हेमाराम जी का वाकई में ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है। साथ ही आने वाले समय में क्या परिणाम रहेंगे ये 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। तो सर ने बताया कि 100 से ज़्यादा किसी भी पार्टी की सीटें नहीं आनी है। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद हम इसको सर्टिफाई करेंगे। धन्यवाद।